हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है भाई। चलो जी, तो फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, बिना किसी देरी, बिना किसी लेट किए, बिना किसी समस्या के फटाफट सभी लोग आ जाओ। और लास्ट वाला लेक्चर आप लोगों ने सभी देख लिया होगा। कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई, आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी नहीं सही था और थोड़ा सा तबीयत भी नहीं सही थी। ठीक है, मौसम के चक्कर में थोड़ा सा तबीयत का उतार चढ़ाव चल रहा है, इस वजह से आपकी जो है क्लास नहीं हो पाई। बट नो वरीज, आज हम जो लेक्चर जहां हमने ड्रॉप किया था वहीं से हम अपना लेक्चर को फिर से उठा लेंगे। और आज जो हम बात करने वाले हैं सर, आज हमारी जो बातचीत होने वाली है वो होने वाली है चैप्टर 3 पर। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 2 पर हमने समझ लिया था। ठीक है, चैप्टर 2 हम लोगों ने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया था कि भाई सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या स्वास्थ्य के संबंधी क्या क्या काम उसको करने चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो ये सारी बातें हम लोगों ने समझ ली थी। तो आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना, आपका अपना सिंपली यूपीएससी का ये चैनल। और अगर आप सभी नए बच्चे हैं तो इस क्यूआर कोड को जरूर स्कैन कर लीजिए, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। एंड आप सभी लोगों के लिए हमारी वेबसाइट बिल्कुल प्रॉपर रन कर रही है, और वेबसाइट पर आप लोगों के लिए डेली के ब्लॉग्स, डेली का करंट और सारी बहुत सारी चीजें आप सभी के लिए यहाँ पर डिलीवर कराई जा रही हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप इस नंबर को डायल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या पर आप इस नंबर को डायल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए हम लेकर के आए एक प्रखर यूपीएससी फाउंडेशन का बैच, जो कि 2026-27 वाले बच्चों के लिए है। 2026 में आपका जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, और ये बैच आपका 2027 तक लमसम चलेगा, जिसमें आपको एनसीईआरटी कवर कराई जा रही है, आपको जीएस कवर कराया जा रहा है। आप के आने वाले समय में हम आपको सी सेट कवर करवाएंगे, मेंस आंसर राइटिंग वगैरह करवाएंगे, और 1-to-1 मेंटरशिप आपको यहाँ प्राप्त होगी मिस्टर अभिषेक मिश्रा सर से। ठीक है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेंगी। जो भी क्लासेस आप पेड में पढ़ रहे हो या जो भी क्लासेस आप ऐसे पढ़ रहे हो, आपको दोनों मोड में आपको यहाँ पर क्लासेस मिलती रहेंगी। राइट, दोनों मोड में आपको क्लासेस यहाँ पर मिलती जाएंगी। दूसरी चीज, जिन बच्चों को समस्या हो रही है कि सर हम एक बार में 1199 नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप 199 रुपए दे करके भी अपना बैच खरीद सकते हो विद 6 EMIs। 6 EMIs पर आप अपना बैच परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जरा कुछ बैच कुछ कुछ पढ़ाई वगैरह करते हैं, कुछ देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैसा जाने वाला है, कैसा हमारा टॉपिक रहने वाला है, और क्या क्या हमसे कहा जा रहा है। देखिए, तो आज का जो चैप्टर का नाम है वो है राज्य शासन कैसे काम करता है। आज का जो चैप्टर है वो है राज्य शासन कैसे काम करता है। ठीक है, राज्य शासन कैसे काम करता है। अब जब बात आप कर रहे हो कि सर राज्य शासन कैसे काम कर रहा है, पिछले जो चैप्टर्स हैं उसमें हम लोगों ने कई सारी चीजों पर बात करी। हमने देखा कि हमारे यहाँ 3 प्रकार का शासन होता है, या 3 स्तरों पर शासन किया जाता है। हमारे यहाँ पर 3 स्तर पर जो शासन का स्तर है वो 3 स्तर है। हमने जब शासन के स्तर की बात की तो हमने देखा कि हमारे यहाँ जो शासन का स्तर है उसमें 3 लोग खड़े हैं। पहला जो सबसे उच्च शासन है भाई, केंद्रीय शासन या केंद्र शासन। दूसरा राज्य शासन, और तीसरा स्थानीय शासन। तो यही 3 स्टेप है हमारे यहाँ भाई। या तो आप केंद्र सरकार के अंडर, या फिर जो सबसे ऊपर देश में जो शासन करता है केंद्र सरकार, राज्यों में शासन जो करता है वो राज्य सरकार, और ठीक है, और जो गांव में या छोटे इलाकों में, गांव में, ब्लॉक में इस तरह के जो शासन होते हैं वो स्थानीय स्वशासन कहलाते हैं। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के कार्यों के बारे में मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया भी था कि भाई कैसे वो लोग काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, किसकी क्या भूमिका होती है, कैसे काम करते हैं। लेकिन जब आप चैप्टर में आते हो और इस चैप्टर में आप पूछते हो कि सर राज्य का शासन कैसे काम करेगा, या राज्य शासन काम कैसे करता है, तो राज्य शासन में जब हम बात करते हैं तो इस शासन में हम देखते हैं कि लोकतंत्र में राज्य शासन किस तरह से काम करता है। भाई लोकतंत्र में कैसे काम करेगा आपका जो राज्य शासन। दूसरा, राज्य शासन में जो काम करने वाले लोग हैं वो कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, सर विधानसभा में। विधानसभा में बैठने वाले सदस्यों की या मंत्रियों की क्या भूमिका रहती है इस शासन में, क्या भूमिका रहेगी। लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रख पाते हैं, या किसी कार्य की अगर आपको मांग करनी है, कोई डिमांड करनी है, तो आप उनके सामने कैसे डिमांड रख पाओगे, कैसे मांग कर पाओगे कि भाई हमें आ रहा ये काम करवाया जाए, हमको ये काम करवाना है।
ठीक, इस प्रकार के प्रश्न जब हमारे दिमाग में आते हैं तो आप अगर उदाहरण लो स्वास्थ्य वाला, जैसे हमने अभी पूछा ना कि भाई स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है, पिछले वाले चैप्टर में हमने पूछा ना कि सरकार की क्या भूमिका है, सरकार क्या भूमिका रखती है आपके स्वास्थ्य में। तो वैसे ही हम यहाँ पर अब देखेंगे कि जो बाकी के लोग हैं, जो बाकी का एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो कैसे हमारे लिए काम करता है। ठीक, देखो सबसे पहले इसमें जो पहला ही हेडिंग आता है वो आता है विधायक कौन। सबसे पहला जो हेडिंग आता है वो आता है विधायक कौन है। विधायक कौन है, कौन है विधायक। ठीक है, विधायक को हम क्या बोलते हैं, एम एल ए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो विधायक होता है बेटा, विधायक में जब हम विधायकों की बात करते हैं तो विधायक को हम क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, ये जो विधायक होते हैं इनका काम क्या होता है सर, इनका काम क्या होता है और ये आते कैसे। बहुत सिंपल सी बात है, पॉलिटी से कनेक्ट करके बता रहा हूं। जब आप एमएलए की बात करते हो तो एमएलए हमारे यहाँ चुनाव द्वारा आता है। तो ये हमारे यहाँ दो प्रकार के चुनाव होते हैं, दो लोगों का चुनाव होता है, एक जो लोग लोकसभा से आते हैं और एक जो लोग विधानसभा में आते हैं। लोकसभा में जाने वाला व्यक्ति एमपी कहलाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है, और यहाँ जाने वाला व्यक्ति मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता है। तो आज हम बात करेंगे विधायक की। लोकसभा की बात हम जब करेंगे, जब हम केंद्र सरकार की बात करेंगे। विधायक कैसे आता है, विधायक के आने की क्या प्रक्रिया है, विधायक के चुनाव की क्या प्रक्रिया है, विधायक कैसे अपने कार्य को संचालित करेगा या कैसे उस कार्यभार में आएगा। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि विधायक का क्या होता है, चुनाव। और कैसा चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। राइट, यहां तक तो कोई किसी को डाउट नहीं है कि विधायक का चुनाव कैसे होता है। विधायक का चुनाव हमारे यहाँ प्रत्यक्ष होता है, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन हमारे यहाँ होता है। और जो विधायक होता है, जैसे हम अगर बात करें कि एक एमएलए है और उस एमएलए का चुनाव जनता करेगी। और कहाँ की जनता करेगी, उसी क्षेत्र की जनता करेगी, उसी क्षेत्र की जनता करेगी जिस क्षेत्र से वो खड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है और हर राज्य के कई निर्वाचन क्षेत्रों को, हर राज्य को कई निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया कि भाई इनका निर्वाचन क्षेत्र, इनका निर्वाचन क्षेत्र, इनका निर्वाचन क्षेत्र, ऐसे करके डिवाइड कर दिया गया। ठीक, जैसे अगर हम हरियाणा की बात कर दें, हरियाणा की एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। हरियाणा जो है, हमारा जो हरियाणा प्रदेश है, ठीक है, या हम हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, हम एचपी की बात कर ले। हिमाचल प्रदेश को जानते हो कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। अब ये निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिस जगह से आपके विधायक आते हैं, जिस जगह से आपके एमएलए आते हैं, यही आपका निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये 68 निर्वाचन क्षेत्रों में इनका काम हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। ठीक है, जैसे आप मान लो, जैसे आप अपने किसी विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए और आप जीत गए, तो आप क्या कहलाओगे, विधानसभा क्षेत्र के ही तो मेंबर कहलाओगे। और विधानसभा से जब आप जीत कर जाओगे, विधानसभा का सदस्य बन के जाओगे, यानी कि आप एक विधायक बन चुके हो। ठीक है, अच्छा, अब इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। जितने भी लोग विधानसभा का चुनाव जीत कर जाएंगे, विधानसभा का चुनाव जीतकर जाएंगे, वे सभी जानते हो क्या कहलाएंगे, विधायक कहलाएंगे। सबके सब विधायक कहलाएंगे, कोई दिक्कत, सबके सब क्या कहलाएंगे, विधायक कहलाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन्हीं विधायकों में से कुछ विधायक मंत्री बनेंगे, इन्हीं विधायकों में से कुछ विधायक मंत्री बनेंगे। अच्छा, मंत्री बनने से पहले हम बात करते हैं कि ये जो विधायक चुनकर जाते हैं, ये सरकार कैसे बनाते हैं, ये सरकार कैसे बनाते हैं। अब देखो, जो लोग विधायक होते हैं वो मंत्री कैसे बनते हैं और मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। भाई
विधायक में से ही तो हमारा मुख्यमंत्री चुना जाता है और विधायक में से ही हमारा मंत्री चुना जाता है। ठीक, समझ गए। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल कर लेते हैं, उस राज्य को बहुमत दल उस राज्य को बहुमत मिल जाता है, या उस विधानसभा को या उस पार्टी को। जैसे यहाँ पे दो पार्टी लड़ी, तो जिस पार्टी को, जैसे मान लो पार्टी ए हो गया, पार्टी ए हो गया एंड पार्टी बी हो गया। अब पार्टी ए, मान लो पार्टी ए ने चुनाव लड़ा और इसको आधे से ज्यादा भाई तभी तो जीत होगी, आधे से ज्यादा क्या मिल गए, वोट मिल गए। अब आधे से ज्यादा वोट मिलने का मतलब है कि पार्टी ए की बहुमत की सरकार आ गई, मतलब इसके जितने नंबर चाहिए थे हमको उतने नंबर मिल गए। पार्टी बी की बहुमत की सरकार नहीं आ पाई तो पार्टी बी कहां चली जाएगी, विपक्ष में चली जाएगी। पार्टी बी कहां चली जाएगी, विपक्ष में चली जाएगी। इनके जीते हुए सदस्य विधायक तो कहलाएंगे, ध्यान से समझना, इनके जीते हुए सदस्य विधायक तो कहलाएंगे, लेकिन मंत्री नहीं बन पाएंगे या मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुमत ही नहीं है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष अथवा जो बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता उसको विपक्ष कहा जाता है। ठीक, जैसे अगर हम विधानसभा हिमाचल प्रदेश की ही विधानसभा की बात कर लें, ठीक है, तो 2017 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें 68 टोटल, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो 68 थी, मतलब 68 विधायकों की सीट थी, 68 निर्वाचन क्षेत्र है ना, तो 68 विधायकों की सीट थी। बहुमत प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए होगा बताओ भाई, 68 सीटें हैं, बहुमत प्राप्त करने के लिए इसका आधा कर लो, 3 और 4, 34 सीटें यहां पर आधी आ रही हैं और आधी से एक ज्यादा, यानी कि 35 सीटें हमें चाहिए होती हैं। कितनी? 35 सीट जिसको मिल गई उसका बहुमत हो जाएगा, और जिसको 34 मिली वो समझ लो बहुमत नहीं होगा। 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा आपके पास बहुमत होना चाहिए, आधे से ज्यादा आपके पास बहुमत होना चाहिए। अच्छा, हुआ क्या भाई, 34 सीटों से ज्यादा विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उनको क्या मिल गया, बहुमत मिल गया। हिमाचल प्रदेश में जब हम बात कर रहे हैं 2017 की, तो यहां बीजेपी ने कितनी सीट निकाली, यहां बीजेपी ने 68 में से 44 सीट क्या कर ली, निकाल दी। 44 सीट निकालने का मतलब कि इनका जो बहुमत था वो पूरा हो गया, इनका जो बहुमत था, इनका जो मेजोरिटी का जो क्राइटेरिया था वो कवर अप हो गया कि भाई इनको मेजोरिटी मिल गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जिसको मेजोरिटी मिल जाएगी वही व्यक्ति जा करके सरकार बनाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको जो मैशअप है पूरा क्लियर कर देता हूँ। देखो, चुनाव लड़ेंगी दो पार्टी या मैक्सिमम जितनी भी पार्टी लड़े चुनाव लड़ेंगी, मान लो कुछ एक्स पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, उसमें से कोई पार्टी, मान लो जैसे पार्टी ए हमने लिया, पार्टी ए को मिल गई बहुमत, बाकी की पार्टियां विपक्ष में आ जाएंगी, विपक्ष की पार्टी हो जाएगी। बैठेंगे ये भी कहां, विधानसभा में, विधानसभा में, और बैठेंगे ये भी कहां, विधानसभा में। सबसे पहले इन दोनों का नाम जो रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा, सबसे पहले ध्यान से समझना आप सारी बातें, इनको भी जो बहुमत दल के नेता हैं इनको भी बोला जाएगा विधायक, या अंग्रेजी में बोलना है तो MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो विपक्ष की पार्टी है उनको भी बोला जाएगा विधायक, जो जीत के आया है, ध्यान से समझना, जो लोग जीत के आए उनको बोला जाएगा विधायक, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर, जब विधायक वो भी हैं, विधायक ये भी हैं, तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस निकल कर आ रहा है सर, बताओ। बताओ बताओ फिर डिफरेंस क्या है दोनों में। डिफरेंस ये है कि ये लोग जिनके पास बहुमत है ये बनाएंगे सरकार, और इसी बहुमत दल का नेता, इसका नाम होगा बहुमत दल का नेता,
जो बहुमत दल का नेता होगा ये बन जाएगा आपका बन जाएगा मुख्यमंत्री। क्या बन जाएगा? सीएम। कौन बनेगा? बहुमत दल का नेता, जिसे जिसे पूरा जो बहुमत दल होगा, पूरा जो दल होगा, जो पार्टी जीत के आएगी, उसमें से वो किसी एक व्यक्ति का नाम नॉमिनेट करेंगे कि फलाने हमारे नेता हैं। तो फलाने जब आपके नेता बन जाएंगे तो वो फलाने बन जाएंगे सीएम। और सीएम को शपथ कौन दिलाएगा? सीएम को शपथ कौन दिलाएगा? सीएम को शपथ दिला देंगे आपके राज्यपाल। और सीएम की सलाह पर, सीएम की सलाह पर राज्यपाल क्या चुनेंगे? मंत्रिमंडल चुनेंगे। अब ये मंत्रिमंडल कहां से आएगा? ये मंत्रिमंडल कहां से आएगा? मंत्रिमंडल भी आपका बेटा आएगा कहां से? इसी बहुमत दल से। इसी बहुमत दल से आपका मंत्रिमंडल भी निकल कर आएगा। आई बात समझ में? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, बहुमत दल के सारे विधायक मंत्री नहीं बन सकते। कुछ ही विधायक हैं, एक एन नंबर ऑफ विधायक होते हैं जिनका परसेंटेज होता है कि इतने परसेंटेज के ऊपर आप नहीं जा सकते। अच्छा, ये तो हो गई सर बहुमत वालों की बात। जिनकी बहुमत थी उन्होंने मुख्यमंत्री बना लिया, बहुमत दल का नेता बना लिया, सारी चीजें हो गई, सरकार बना ली। विपक्ष वाले क्या काम करेंगे? विपक्ष वाले कुछ काम नहीं करेंगे। ये एक विपक्ष का नेता चुनेंगे और वो विपक्ष का नेता सदन में बैठेगा और मतलब इनका रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ अपना रिप्रेजेंटेटिव भी चुनेंगे। और ये लोग भी विपक्ष में बैठेंगे और अपना जो भी विरोध है, चर्चा है, सारी चीजें हैं वो करने का काम यहाँ पर करेंगे। बताओ, यहां तक की बात समझ में आ गई? अब मुख्यमंत्री और जो बाकी मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं और बाकी के जो मंत्री हैं, उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मुख्यमंत्रियों का और जो बाकी के मंत्री होते हैं, इनके कुछ दायित्व होते हैं। कैसे दायित्व? वो शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाते हैं। अब ध्यान से समझो, ये जो मंत्री बन गए, जो मंत्रिमंडल बन गया, जैसे हमने कहा रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय, आपका स्वास्थ्य मंत्रालय, आपका शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग, ठीक है। अब इस तरह के जो 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 विभाग होंगे, ये कौन चलाएगा? इस विभाग के लिए मंत्री जो आएंगे उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा कि भाई मंत्री साहब, आपका जो काम है आप रक्षा के मामले देखेंगे। जैसे मान लो आप किसी एक मंत्री को आपने अपॉइंट कर दिया कि आप जो है रक्षा का मामला देखेंगे। आपने किसी एक मंत्री को इकट्ठा कर दिया कि आप स्वास्थ्य का मामला देखेंगे। किसी मंत्री को अपॉइंट कर दिया शिक्षा मंत्री, वो क्या कर रहा है? शिक्षा का विभाग देख रहा है। किसी मंत्री को आपने टेक्सटाइल एवं ग्रामोद्योग दे दिया तो वो अपना देख रहा है। अब ये जो मंत्री होते हैं, इनका दायित्व ये होता है कि आपको जो मंत्रालय दिया जाए, आप अपने मंत्रालय को अपने ढंग से बेहतर तरीके से रन करेंगे। ठीक। विधानसभा क्या होती है? विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहां सभी विधायक, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों और चाहे वो विपक्ष पार्टी के हों, दोनों लोग अपने विषयों पर चर्चा करते हैं। दोनों लोग अपने पक्ष विपक्ष पर सब बात करते हैं। कोई मुद्दा आता है उस पर बात करते हैं। ठीक। कुछ विधायक ऐसे होते हैं जिनका जो जिम्मेदारी होता है वो डबल होता है। कौन से विधायक? अब देखो, जैसे ये मंत्री हैं और साथ ही साथ विधायक भी तो हैं। ये मंत्री हैं, साथ साथ विधायक भी तो हैं। तो एक तरफ ये लोग, जो विधायक मंत्री बन जाता है, उसकी दोहरी भूमिका हो जाती है। मंत्री, मान लो ये मंत्री विधायक बन गया, या मतलब एक विधायक एक मंत्री बन गया, तो विधायक के रूप में वो विधानसभा में बैठेगा, यानी कि वो आपका जो है विधि बनाएगा। ठीक। विधि निर्माण में आपका सहयोग करेगा। ठीक है। और वही विधायक जब मंत्री बन जाएगा, किसी मंत्रालय को संभालेगा, तो इस बनाए गए नियम को लागू कराने के लिए भी काम करेगा। यानी कि ये व्यक्ति कार्यपालिका में भी है और यही व्यक्ति आपका
विधायिका में भी है, विधायिका में भी है, यही व्यक्ति आपका कार्यपालिका में है, यही व्यक्ति आपका विधायिका में भी है। दोनों जगह पर यही व्यक्ति हमें दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इसकी जो जिम्मेदारियां हैं, ये दोहरी जिम्मेदारियां हैं कि भाई नियम बनाने की भी जिम्मेदारी आपकी है और नियम को लागू कराने की जिम्मेदारी भी आपकी है। ठीक, दोनों बातें हो गई। अच्छा, अब देखो आप, कई बार आपने देखा होगा विधानसभा में बहुत खतरनाक बहस चल जाती है। विधानसभा में क्या होता है, बहस चल जाती है। बहस क्यों होती है विधानसभा में, बताओ, कोई बताएगा? बताओ, विधानसभा में अगर मैं आपसे पूछूं कि सर विधानसभा में बहस क्यों होती है, तो कोई बताना चाहेगा मुझे कि विधानसभा में सर बहस क्यों करी जाती है, या क्यों, किस मुद्दे पर बहस होती है, क्या क्या मैटर होता है जो बहस हो जाती है? बहस होती कैसी है, क्या मार वार हो जाती है, या कोई इनको उनको 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 कर देते हैं, ऐसा कोई बहस हो जाता है? सर किस प्रकार की बहस देखने को मिलती है विधानसभा में? देखो, विधानसभा में जब आप बहस की बात करते हो बेटा, तो सीधे मैं आपको बताऊं, बहस का मतलब यह होता है कि मान लो जैसे जैसे सत्ताधारी पार्टी ने कोई बिल दिया, ठीक, बिल जैसे मान लो, जैसे मान लो सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि भाई आज से हमारे राज्य में हम ऑड वन ऑड इन, मतलब कुछ भी सरल सा रख लो, मान लो हम ये बिल ला रहे हैं कि हम जो है पानी जो है एक ही टाइम देंगे। ठीक है, अच्छा, उन्होंने पूरा बिल जो है अपना पेश किया, विधानसभा के पटल पर अपना बिल पेश किया। अब जब वो बिल पेश होगा, तो जो संबंधित मंत्री होगा उसकी जिम्मेदारी ये होगी कि जो बाकी के विधायक हैं उस पर प्रश्न पूछेंगे, पूरक प्रश्न पूछेंगे कि भाई, जैसे आपने कहा कि अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम इस पूरे शहर में पानी देने की टाइमिंग एक कर देंगे कि भाई आप सुबह पानी ले लीजिए और शाम तक चलाइए। तो कोई विधायक होगा जो पूछेगा कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को एक ही टाइम की पानी की जरूरत पड़ेगी, दोबारा नहीं पड़ेगी, या दोबारा पड़ने पर वो व्यक्ति क्या करेगा, ऐसा क्या प्रावधान है कि अगर मेरे पास पानी खत्म हो गया तो मैं दोबारा उस पानी को कहीं से इकट्ठा कर सकूं? ठीक, तो ये सारी बातें कहां होती हैं, आपकी विधानसभा में होती हैं। और इन्हीं सारी बातों को हम क्या बोलते हैं, बहस बोलते हैं, यानी कि चर्चा बोलते हैं। किसी भी विषय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, किसी भी विषय पर अपने प्रश्नों को पूछना, किसी भी विषय पर संबंधित मंत्रालय या संबंधित मंत्री द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर देना, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, आपके विधानसभा के अंदर आती है। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पर जो, अब आप इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो मंत्री होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक फोटो दिखाऊं, यहाँ पर एक फोटो दिखाऊं जो एनसीईआरटी ने छापी हुई है। देखो, यहाँ पर एक एनसीईआरटी ने एक फोटो पब्लिश करी है, जरा देखिए इसको एक बार, समझिएगा थोड़ा सा मैटर। देखिए, एनसीईआरटी ने एक फोटो छापी और इसमें इसमें ये आपको जो दृश्य दिखाया जा रहा है, ये विधानसभा का है, विधानसभा सत्र का, ये विधानसभा सत्र का ये आपको एक दृश्य दिखाया जा रहा है, जिसमें ये सारे जो लोग बैठे हैं, ये सब क्या है, एमएलएज हैं। इसमें एक व्यक्ति खड़े होकर के अपने किसी बिल या किसी किसी बिल को पेश कर रहे हैं। ठीक है, किसी संबंधित बिल को पेश कर रहे हैं या उस पर उसके अनुपूरक प्रश्नों पर सवाल जवाब कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, नंबरिंग दिखाई गई है कि भाई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, मतलब ये लोग उस पार्टिसिपेट उस भाषण में या उस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से वहां पर चर्चा होती है, एक व्यक्ति खड़ा होकर के उन सवालों पर अपने अपने उत्तर प्रत्युत्तर देता है, और बाकी के विधायक जिनको संबंधित प्रश्न होते हैं, मान लो जैसे किसी ने कहा कि हम इस पूरे शहर में या पूरे राज्य में कूड़ा साफ कराने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ ऐसे बजट लेकर के आ रहे हैं, तो उस संबंधित राज्य के, उस संबंधित शहर के लोग, जो विधायक होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो आपसे पूछेंगे कि भाई फलाना, जो मान लो जैसे कोई बहुत गंदा गंदा शहर है, या कोई गंदा जिला है, या कोई गंदा गांव है, तो वो आपसे पूछेंगे कि इस गांव को सुधारने के लिए आपने क्या प्रावधान रखा है, इस गांव को सुधारने के लिए आपने कैसे बात कर रखी है, इस गांव को कितना बजट आप दे रहे हो, इस गांव में आप क्या क्या चीजें सुंदर कर रहे हो। अब इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को जो संबंधित मंत्री होगा या संबंधित व्यक्ति होगा, उस पर प्रत्युत्तर देगा कि भाई क्लॉज 7 में, अगर आप देखें क्लॉज 7 में मैंने एक जगह पर डाल रखा है कि फलाना गांव को हम अतिरिक्त 5% धन देंगे, जिससे उस गांव की सफाई जल्दी से जल्दी हो जाए। हम उस गांव में तालाब खुदवाना और तालाब का सुंदरीकरण कराने का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए हमने इतना बजट दे रखा है, इसके लिए हमने इतना बजट दे रखा है। ठीक, सारी बातें यहाँ पर चर्चा ऐसे चलती है पूरा। तो जो आप बहस की बात कर रहे हो, वो बहस कुछ इसी प्रकार आपको देखने को मिलती है। क्लियर?
अब नंबर एक आता है कि सर शासन की जो कार्य प्रणाली है, जो शासन है हमारा, शासन है, सरकार है, शासन की जो कार्य प्रणाली है, वर्किंग कमेटी है या वर्किंग पैटर्न है, जो कार्य प्रणाली है वो कैसे कैसे काम करती है या किस प्रकार काम करती है। तो केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्यवाही करने की मांग नहीं की जाती। अतः कई बार आप देखोगे कि नियमित अखबारों में, टीवी चैनलों पर और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते आपने देखा होगा। जैसे आप देखो कि भाई न्यूज चैनल पे चल रहा है कि सरकार के द्वारा किया गया झूठा वादा, या न्यूज चैनल या किसी न्यूज़पेपर में छाप दिया कि सरकार ने नहीं पूरा किया अपने चुनाव के वादे। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि जब हम लोकतंत्र के माध्यम से सरकार की बात करते हैं, जब हम लोगों के द्वारा किए गए शासन के माध्यम से सरकार की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से जब हम बात करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप देखो कोई अगर मुद्दा है, जैसे मान लो राहुल गांधी ने किसी मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो दूसरे तरफ उसी समय या उसी के आधे घंटे बाद जैसे इनकी प्रेस रिलीज खत्म हुई, तुरंत बीजेपी का कोई प्रवक्ता एक प्रेस वार्ता बुलाता है, एक प्रेस रिलीज बुलाता है और उसमें अपनी बातों को साफ करता है कि भाई राहुल गांधी ने ये बात बोली और फलाने ने ये बात बोली, ढमाके ने ये बात बोली, लेकिन ये बात गलत है, हमने ये बात बोली, ये देखिए साक्ष्य ऐसा वैसा, सब सारी चीजें क्या करता है, बताता है। उसी में प्रेस वार्ता में अखबार के जो संवाददाता होते हैं, न्यूज़पेपर्स के जो संवाददाता होते हैं, वो लोग अपनी चर्चा पर चर्चा करते हैं और उस पर अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री जी, जैसे मान लो अब आ, हाँ, जैसे एक न्यूज यहां पर इन्होंने छापी एनसीईआरटी में, मैं आपको दिखाऊं न्यूज कैसे छपती है पेपरों में। जैसे देखो न्यूज कैसे छपती है, जैसे सरकार ने कोई काम किया बढ़िया, तो यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर इन्होंने एक न्यूज छापी, इन्होंने छापा कि सरकार ने कचरे की सुध ली, यानी कि सरकार ने जहां कचरा पड़ा हुआ था वहां पर देखा कि भाई क्या माहौल है, कैसा है। मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। पिछले कुछ सप्ताह में राज्य में के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि सरकार की स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया गया। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सक अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु बताया है। सबसे महत्वपूर्ण पीने का पानी जो है वो मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पानी भेजना है और इसके लिए उन्होंने धन वगैरह आवंटित कर दिया। तो अखबार में क्या होता है कि वो जो भी हेडलाइन वो बोलते हैं वो हेडलाइन छप जाती है। ठीक। अच्छा, मान लो कोई दुर्घटना हो गई, मान लो जैसे कि अभी इसी में हमने पढ़ा कि आपने आपने देखा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सप्ताह में अनेक लोगों की मौत हो चुकी है, अनेक लोग क्या हो गए, मौत का शिकार हो गए। अब इनके लिए क्या किया जाएगा, इनके लिए सरकार क्या करती है कि सर अगर कोई मर गया या कुछ ऐसा कुछ दुर्घटना हो गई या कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई जिसमें सरकार घेरे में आ जाती है, तो सरकार क्या करती है बताओ। अगर सरकार घेरे में आ गई तो सरकार क्या करती है, अगर सर अगर 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 कोई घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई पुल गिर गया, कोई जो है नदी में कोई बड़ा हादसा हो गया, कोई स्वास्थ्य हादसा हो गया, कोई ऐसी दुर्घटना हो गई। अब ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि सरकार क्या करेगा, एक हाई लेवल मीटिंग बैठाएगा। क्या बैठाएगा, एक हाई लेवल मीटिंग बैठाएगा, मीटिंग लेगा और उस मीटिंग में वो क्या करता है, एक उच्च स्तरीय जांच समिति बना देगा या जांच कमेटी बना देगा। क्या कर देगा, जांच कमेटी बना देगा, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना देगा कि भाई जरा जांच करो कि क्या मामला है, कैसे ये सब हो गया, क्या दिक्कतें थी, क्या समस्या थी, इसमें सरकार की कहीं कोई गलती है, इसमें संबंधित कौन कौन से लोग हैं, इन सारी बातों की बात करते हैं। जैसे आपने अभी पूरा हमने आपको समझाया कि भाई मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समस्याओं पर कार्यवाही कर रहे हैं, विभिन्न विभाग के लोग उनके विभागों की जानकारी दे रहे हैं, तो बिल्कुल सिमिलर पूरा पैटर्न यही होता है कि जब आप किसी मंत्रालय के आप मान लो कोई घटना, जैसे अभी कोई रेल पलट जाए, तो भाई रेल मंत्री ने थोड़ी रेल पलट दी, या रेल मंत्री थोड़ी चाह रहा था कि रेल पलट जाए, लेकिन जवाब किससे मांगा जाता है, रेल मंत्री से। कहा जाता है कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, रेल मंत्री को ये कर देना चाहिए, रेल मंत्री को वो कर देना चाहिए। भाई रेल मंत्री ने थोड़ी रेल पलट दी है, लेकिन वो उस विभाग का उच्च अधिकारी है, इसलिए उससे उस समय सवाल पूछे जाते हैं
और वो उस सवाल को बताने के लिए, उस सवाल को देने के लिए प्रतिबद्ध होता है, उसको बताना होता है। ठीक, किसी भी प्रकार का, अगर सरकार किसी भी प्रकार से किसी भी मुद्दे पर कोई उत्तर देना चाहती है तो सरकार के पास जो सबसे सबसे प्रिय माध्यम है वो प्रेस वार्ता। वो सभी को बुलाता है एक बार में कि भाई सारे न्यूज चैनल वालों को एक बार फोन करके बुला लो, सब लोग इकट्ठा हो गए, अब जो भी प्रश्न है, जो भी उस पर उत्तर है, वो उसी समय दे देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, और इस घटना पे ये हुआ, ये उसके एविडेंस है, ये सारी चीजें रख करके काम हो जाता है। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवा के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। अब ध्यान देना, सरकार किसी भी प्रकार का, विधानसभा में किसी भी प्रकार के कानून को बनाने का अधिकार है विधानसभा के पास। ठीक, जैसे मान लो कोई कोई सरकार है और वो बनाना चाहती है कि कानून बना करके हर नगर निगम के लिए एक अनिवार्य ये कर सकती है कि हर शहरी क्षेत्र में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो, कि भाई जितने भी शहरी क्षेत्र हैं वहां पर आप ऐसे शौचालय लगा दो जहां पर कोई व्यवस्था ना हो, या लोग सड़क पर मल त्याग ना करें, या खेतों में मल त्याग ना करें, या खुले में मल त्याग ना करें। या भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा भी किया जा सकता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों को क्रियान्वित करता है, और पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद जो है हमारा जो पार्लियामेंट है, भाई पूरे देश के लिए जो कानून बनता है वो संसद में बनता है, और किसी राज्य के लिए कानून विधानसभा में बनाया जाता है। ठीक, संसद का जो चैप्टर है वो हमारा 8th में, 7th में नहीं है। 7th में हम पूरा लोकल बॉडीज को पढ़ेंगे, राज्य को पढ़ेंगे, लेकिन हम जब जब क्लास 8th में चलेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि संसद वगैरह की कार्यवाही होती कैसे है, पूरा काम कैसे होता है, सारी चीजें वहां पर हम जानेंगे। ठीक, जब हम विधायक की बात करते हैं, एमएलए की बात करते हैं, तो लोकसभा में विधायक का जो स्वरूप होता है वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स। ठीक है, इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है, मतलब शासन हम ही लोग कर रहे हैं, लेकिन हम अपने हाथ से नहीं कर रहे हैं, हमने अपनी शक्तियों से किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया है, और वो व्यक्ति हमारे फैसलों को वहां बैठ करके ले रहा है। ठीक, फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्रालय का है, कोई व्यक्ति कृषि मंत्रालय का है, कोई व्यक्ति रक्षा मंत्रालय का है, कोई व्यक्ति कपड़ा एवं उद्योग मंत्रालय का है। तो इस तरह से सबके अपने अपने कार्य होते हैं। ठीक, और उसे विधायिका के द्वारा उसके कार्य सौंप दिए जाते हैं। ठीक, अब आपके एनसीईआरटी चैप्टर 3 में एक परियोजना है, वॉलपेपर परियोजना। एक परियोजना की चर्चा की गई है जिसको हम कहते हैं वॉलपेपर परियोजना। क्या होती है सर वॉलपेपर परियोजना? जब आप वॉलपेपर परियोजना की बात करते हो तो ये बड़ी मजेदार चीज है, ये बड़ी मजेदार गतिविधि है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें मान लो आपका जिस भी सब्जेक्ट में आपकी रुचि है उस सब्जेक्ट को आप पहले चुनते हो। ठीक, यहाँ आपको जो भी चीजें करनी है उसको आपको दीवार पे लगा देना है, यानी कि वॉल वगैरह पर आपको चिपका देना है। ठीक है, अच्छा, वॉल वगैरह पर चिपका देने से क्या होता है कि भाई जो भी गतिविधि हम करना चाह रहे हैं उसका एक हमने फ्लो चार्ट बनाया और उसको दीवार पे लगा दिया कि भाई अच्छा ये काम करना है, ऐसे ऐसा करना है। तो इससे आपका जो काम होता है, जो आपकी व्यवस्थाएं होती है वो आपके सामने रहती है, भाई हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ये सारी चीजें आपकी उसमें इनबिल्ट होती है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि चैप्टर 3 में किसी को कोई समस्या है? चैप्टर 3 में किसी को कोई समस्या है? अब कल जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो लड़के और लड़कियों का बड़ा होना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लड़के और लड़कियों का बड़ा होना, लड़कों और लड़कियों का बड़ा होना। और ये चैप्टर थोड़ा सा आपका सेंसिटिव चैप्टर रहेगा, तो आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से इस चैप्टर के लिए तैयार रहिएगा। लड़का या लड़की होना किसी भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, अस्मिता है। अब मैं एक आपको की फ्रेम दे दे रहा हूँ कि कल हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, चाहे आप एक लड़का हो चाहे आप एक लड़की हो, दोनों आपकी एक पहचान है कि भाई मैं लड़का हूँ, मेरा जेंडर है कि मैं, मेरी पहचान है कि भाई मैं लड़का हूँ। किसी की पहचान है कि भाई वो लड़की है। ठीक है, उसकी जो अस्मिता है, उसकी जो रिस्पेक्ट है, वही उसकी पहचान है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं हम वही सीखते हैं। जैसे
लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग समानता पढ़ रहे थे, और समानता पढ़ रहे थे, और उससे पहले अगर हम क्लास 6 में जाएं तो हमने आपको पढ़ाया था कि एक युक्ति होती है जिसमें हम पूर्व धारणा कर लेते हैं। पूर्व धारणा मतलब लड़के को तो चोट लगती नहीं है, मर्द कभी रोते नहीं है, लड़कियां ही हमेशा रोती हैं। तो ये सब जो व्यवहार है, ये सब जो जो व्यवस्थाएं हैं, इसमें कहा गया है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार समाज स्वीकार करता है, या उस समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में कैसा व्यवहार उनका स्वीकार किया जाता है। ठीक। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सभी समाज में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा कोई सबके, मतलब सारे समाज में ऐसा ही है क्या कि जैसे लड़की को समझा जाता है वैसे लड़के को, मतलब सबके लिए एक अवधारणा बनाई गई हुई है। इस पार्ट में, जब हम इस पार्ट को आगे बढ़ाएंगे तो इस पार्ट में हम यही सारे प्रश्न ढूंढेंगे। ठीक है। हम देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली जो अलग अलग भूमिकाएं हैं, उन्हें भविष्य में स्त्री या पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करते हैं। इस पार्ट में हम ये भी देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से कैसे महत्व देता है। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं, उन्हें पुरुष द्वारा निर्वाह किए जाने वाली भूमिका और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। ठीक है। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि महिला और पुरुष के बीच में जो असमानताएं आती हैं, असमानताएं निकल कर आ जाती हैं, हम उन चीजों की बात करेंगे। ठीक है। क्लियर है। तो यहां तक की बात आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। और और अब हम कल आपसे जब अगले चैप्टर में मिलेंगे तो हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि जिस दिन, अभी तो हम एक एक चैप्टर लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में संडे वनडे को अगर मेरे पास टाइम बढ़िया से रहा तो मैं 2-3 चैप्टर एक ही बार में पूरा निपटा करके आपको देता चलूंगा। ठीक है। ताकि आपकी जो एनसीईआरटी वो फटाफट फटाफट निपटती चले। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा समय और मौसम की वजह से थोड़ा सा माहौल ज्यादा बन नहीं पाता है। ठीक है। हालांकि चैप्टर के मोटे मोटे पॉइंट अगर हम क्लियर करते हैं तो वहां पर सारी बातें हो जाती हैं, बट चीजों को थोड़ा सा हम और लंबा लेकर के चलेंगे। हम ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट आपके जो क्लासेस हैं वो लगभग लगभग 90 मिनट हो, और अब नेक्स्ट चैप्टर से मैं प्लान कर रहा हूँ कि कम से कम 2 चैप्टर हम एक बार में पढ़ लें। अब इतनी इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ आ चुकी है कि अब आप एक दिन में 2 चैप्टर निपटाने के काबिल हो चुके हो। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जब हम क्लियर करेंगे तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 हम दोनों को एक साथ ही निपटा देंगे। बोलो, यहां तक की बात सभी लोगों को समझ में आ चुकी है। ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही। आपसे अब मुलाकात होगी कल। टिल देन, टाटा बाय बाय। चलिए जी, तो मिलते हैं आपसे कल फिर इसी लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।